नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी एक खबर आ रही है। हमने ये जानने की कोशिश की कि आज 10 दिन हो गए हैं मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को, और 10 दिन के बाद भी बॉलीवुड में कोई हलचल नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हमने ये जानने की कोशिश की कि माननीय जया बच्चन जी, जो संसद में इतना मुखर होकर के बॉलीवुड की तबाही को लेकर के बात कर रही थी और सरकार पर आरोप लगा रही थी कि बॉलीवुड को सरकार तबाह करना चाहती है, तो हमें ये आशा थी कि शायद जया बच्चन जी कुछ बाहर निकलेंगी और बॉलीवुड को बचाने के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए, इस पर कुछ बात करेंगी, कुछ अपने तरफ से कुछ हिदायत देंगी, कुछ सलाह देंगी, कुछ तो करेंगी। हम इंतजार कर रहे थे। हमने सोचा कि मुंबई हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें महाराष्ट्र सरकार को एफिडेविट पर रिप्लाई देने के लिए कहा गया है। मुंबई पुलिस से सवाल किया गया है कि आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? एक बेटी के पिता आपके पास पहुंच रहे हैं, बलात्कार का आरोप है, हत्या का आरोप, फिर आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? सरकार के वकील ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है। अदालत गुस्से में आ गई। अदालत ने कहा कि बकवास बंद कीजिए। अब आप, जब आपने कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं किया है कि किस सेक्शन में आप जांच कर रहे हैं? अब मुंबई पुलिस की, एसआईटी की और महाराष्ट्र सरकार की एक प्रकार से घिंगी बंधी हुई है। अब उन क्या रिप्लाई करते हैं, इसके इंतजार में हम इंतजार कर रहे थे कि चलिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, आज 10वां दिन हो गया। 10 दिन के बाद हम ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं और ऐसे फिल्म अदाकारा, अदाकार, उन सब की लिस्ट आपके सामने दे रहे हैं जो मुंबई को बचाने के लिए पता नहीं अपने जान को भी न्यौछावर करने तक के लिए हाजिर रहते हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में कि फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पैसा कमा करके सरकार को देती है, जो कि एक झूठी बात थी। ये एक ऐसे पैराडाइज में रहते हैं जहां इनको हर कुछ हरा-हरा दिखता है। ये कुछ भी जो कमाती हैं, मुंबई के जो एक्टर एक्ट्रेस कमाते हैं, इनको लगता है कि ये एहसान कर रहे हैं। अरे कमाई कर रहे हैं आप नाच करके, गा करके, एंटरटेन करके। ठीक है, लोगों को आनंद आता है, आप जब एंटरटेन करते हैं तो, और उस आनंद के बदले में आपको वो पैसे देते हैं। और उस पैसे से आप कह रहे हैं, वो जो आनंद दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आनंद प्राप्त करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। और वो अगर फ़िल्म इंडस्ट्री मुहैया कराती है, तो बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं। एंटरटेनमेंट अगर करती है फ़िल्म इंडस्ट्री, तो इसमें कोई शक नहीं है, जिसके लिए उन्हें पारितोषिक मिलता भी है, मिलना भी चाहिए। उनके वो हकदार भी हैं, वो काम भी करते हैं। सवाल है कि जया बच्चन ने जिस गंभीरता के साथ भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत सरकार फ़िल्म इंडस्ट्री को तबाह करना चाहती है, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सरकार नहीं, फ़िल्म इंडस्ट्री के कौन-कौन लोग हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री को तबाह करने पर तुले हुए हैं। उसमें से सबसे आगे अगर किसी का नाम रखें, तो वो जया भादुड़ी बच्चन है। और ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? जया भादुड़ी बच्चन दूसरे टर्म में भी राज्यसभा की सांसद है। एक पार्टी की वो सांसद हैं, लॉ मेकर्स। वो कानून बनाने में अपनी भूमिका अदा करती है। जिम्मेदार नागरिक ना सिर्फ जिम्मेदार नागरिक हैं, बल्कि एक जिम्मेदार राजनेता हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। इस हिसाब से वो देश में कौन-सा कानून बनना चाहिए, कौन-सा नहीं बनना चाहिए,
इस पर उनका डायरेक्ट हस्तक्षेप है और वो अपनी राय रख सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं और अपना वीटो भी लगा सकती हैं, अपना डिसेंट भी दे सकती हैं। इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो ऐसे अदाकारा जो एक मशहूर अदाकार की पत्नी है, जिसको आप मिलेनियम एक्टर कहते हैं, अमिताभ बच्चन की, तो उस हिसाब से ये जो बच्चन फैमिली है, उसका बड़ा रुतबा है। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा रुतबा है। मैंने इसके पहले आपको बताया है कि अमिताभ बच्चन जी ने कितने लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ किया और वो आरोप लगते रहते हैं हर बड़े एक्टर के ऊपर, तो इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। मैं उसमें नहीं मैं जाना चाहता, व्यक्तिगत छींटाकशी मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। और ये कोई फ़िल्म इंडस्ट्री से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो हम उनको कहें कि साहब इन्होंने फलाना का घर बर्बाद कर दिया, इन्होंने फलाना का घर बर्बाद। लेकिन जो चर्चा आम होती है फ़िल्म इंडस्ट्री में, उसकी बात तो ज़रूर करनी चाहिए, जो हम लोग करते भी। आज हमारा ये विषय नहीं है कि अमिताभ बच्चन ने कितने लोगों का घर तबाह किया या कितने लोगों को आगे बढ़ने से रोका या कितने लोगों को आगे बढ़ाया, कितने लोगों को आगे बढ़ने में मदद की। मुझे तो नहीं लगता है कि अमिताभ बच्चन ने किसी को आगे बढ़ने में मदद की होगी आगे बढ़कर के। ये उनकी फितरत नहीं है। अगर भूल-चूक से कोई आगे बढ़ गया हो उनका 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 मदद लेकर के, उनका नाम लेकर के, तो ये दिगर बात है, ये अलग बात है। मैंने क्यों कहा कि जया बच्चन क्यों जिम्मेदार हैं पूरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए सबसे आगे? अभी मैं पूरी फ़हरिस्त आपको दे रहा हूँ। ये लोग मुंबई की फ़िल्म इंडस्ट्री को तबाह करने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनका-जिनका आज मैं नाम ले रहा हूँ, ये कोई बनाने वाले नहीं हैं, ये तबाह करने वाले हैं और कैसे, उसका मैं आपको पूरी तरह से सबूत मुहैया करा रहा हूँ। महिला सांसद, एक राजनीतिक पार्टी की, मशहूर अदाकारा, मशहूर एक्टर की पत्नी, बड़ा रुतबा, बड़ा रसूख, गांधी परिवार से रिश्ता, हालांकि आजकल रिश्ते फिर से मधुर हो गए हैं, बीच में खटास में थे और वो खटास काफी लंबा चला। राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन की दोस्ती थी और उनकी माँ की दोस्ती इंदिरा गांधी के साथ थी। तेजी बच्चन जी की, अमिताभ जी की माँ की दोस्ती इंदिरा गांधी के साथ थी। तो वो गांधी परिवार की जो दोस्ती है, उसका सिलसिला इतने लंबे समय तक चला। बीच में जब बोफोर्स कांड हुआ और उस बोफोर्स कांड में अमिताभ बच्चन जी के छोटे भाई अजिताभ बच्चन का भी नाम आया, तो इन दोनों के बीच में रिश्ते में खटास पैदा हो गई और वो रिश्ता जो जो जिसमें खटास पड़ी, वो उसी तरह से वही कंटिन्यू कर गया और इस वजह से हुआ ये कि अमिताभ बच्चन को जो इलाहाबाद से लड़े थे, हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा करके वो 1984 में सांसद बने थे। अगले ही टर्म में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरा राजनीति से मन भर गया और कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी, राजनीति भी छोड़ दी और वापस वो फ़िल्मी दुनिया में आए और फ़िल्म दुनिया में फिर उसके बाद उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और आप सबको ये मालूम ही है कि अमिताभ बच्चन के साथ क्या हुआ, वो कैसे एक दफ़ा ऐसा भी वक़्त आया जब वो दिवालिया होने की कगार पर पहुँच गए और तब जाकर के अमर सिंह और सुब्रत रॉय सहारा के ग्रुप ने उन्हें उनके दिवालिया न होने से एक प्रकार से बचाया। खैर, उसके बारे में अमर सिंह की टिप्पणी मैं आपको सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि अमर अमर सिंह ने खुद कहा कि अमिताभ बच्चन एक एहसान फरामोश, उनके कहने का तात्पर्य यही था कि वो एहसान फरामोश हैं, जब उनको बुरे वक़्त में किसी ने साथ दिया, जब उनका बुरा वक़्त आया या उनके ऊपर कोई टिप्पणी हुई, तो अमिताभ बच्चन समर्थन के लिए खड़े नहीं हुए, उन्होंने कभी मदद नहीं की, ना तो सुब्रत राय की मदद की और ना ही मेरा किया। ये बतौर अमर सिंह है, अमर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अमर सिंह की ये टिप्पणी अमिताभ बच्चन के लिए बेधड़क थी, बेबाक थी, जिसको मैं पहले अपने एक शो में आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब ये माननीय अमिताभ बच्चन की पत्नी का मैं क्यों नाम ले रहा हूँ और अमिताभ बच्चन का क्यों नहीं ले रहा हूँ, कि फ़िल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में इनकी भूमिका क्यों है? क्योंकि अमिताभ बच्चन अब राजनीति में नहीं है, वो किसी पार्टी में नहीं है, वो संघर्ष कर रहे हैं। इस उम्र में भी अपने परिवार की इज़्ज़त, अपने परिवार की प्रतिष्ठा, मान इसको बढ़ाने के लिए वो एक एक्टर हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एक प्रकार से नौकरी कर रहे हैं। एड फ़िल्में करते हैं। 80, 82, 85 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति इस तरह से मेहनत करे और
तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए कि आज भी अपने परिवार को एक प्रकार से कमाई के सबसे बड़े अगर झंडा बरदार हैं तो अमिताभ बच्चन ही हैं। बेटा तो खैर उस हिसाब से नहीं बन पाया, हम उसकी आलोचना के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। बहू के साथ इनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं और वो भी जया बच्चन की वजह से और जया बच्चन की बेटी की वजह से। खैर अब वो भी रिश्ता एक प्रकार से टूट के कगार पर ही है। उसका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ, ये मैंने रेफरेंस में आपको बताया। जया बच्चन जिन्होंने सदन में खड़ी होकर के कहा कि भारत सरकार बर्बाद करना चाहती है, मैं ये आज आरोप लगा रहा हूं कि जया बच्चन फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रही। एक बेटी का बाप पहुंचता है मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास। बच्चन परिवार एक रसूखदार परिवार है, राजनीति से उनका रिश्ता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से उनका रिश्ता है, अखिलेश यादव से बड़े अच्छे संबंध हैं, तभी तो वो समाजवादी पार्टी में सांसद है, सदन में मौजूद रह सकती हैं, सदन की कोई भी बात को बाहर कह सकती हैं, अंदर कह सकती हैं। इस तरह का रसूख रखने वाली राजनेत्री थी। मैं उन्हें एक्टर के रूप में नहीं मानता हूं, राजनेत्री। और अब वो इस उम्र में अब वही दूसरे 8 फिल्मों की एक्ट्रेस हो सकती हैं वो। अब तो वो जो पुरानी एक्ट्रेस वाली बात थी वो नहीं रही है। उम्र हर हर को उम्र की उम्र के प्रहार से कोई बच नहीं सकता है। सबको एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा, बूढ़ी होना पड़ेगा। जया बच्चन ने एक बार भी दिशा सालियान का केस पूरी तरह से मीडिया में आया, क्या माननीय जया बच्चन जी दिशा के केस को नहीं देखी? उनको नहीं मालूम है? दिशा के साथ बलात्कार की बात हो रही है, उनके पिता आ रहे हैं, हत्या की बात हो रही है, उनके पिता ये कंप्लेन लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया में चर्चा है, घोर चर्चा है। लेकिन जया बच्चन के मुंह में पान चला गया है, दही जम गया है। जया बच्चन एक शब्द नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? क्या जया बच्चन रिश्ता निभा रही हैं ठाकरे परिवार से? ठाकरे परिवार के रहमो करम पे अमिताभ बच्चन और स्वजातीय होने का भी वो कुछ अपना ऋण चुका रही हैं। ये स्वजातीय जैसे हो जाते हैं तो इनकी बड़ी हॉबनॉबिंग शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि स्वजातीय होने का भी एक अनमोल रिश्ता है जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का बाला साहब ठाकरे के परिवार से। ठाकरे परिवार से जो रिश्ता है बच्चन परिवार का, क्या उसके एवज में जया बच्चन ने चुप्पी साध ली है, छुप गई है, पर्दे के पीछे छुप गई है? मैं आज बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय जया बच्चन जी, आपके मुंह से क्यूबाई नेटवर्क ये सुनना चाहता है कि दिशा सालियान के केस में मुंबई पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कर रही और आपको फौरन किनको किनको फोन करना चाहिए? मैं बताता हूं, मैं लिस्ट दे देता हूं, आपको बताता हूं। आप फोन करें जावेद अख्तर साहब को, बड़े शायर, उम्दा शायर हैं जावेद अख्तर, शायरी में लिप्त रहते हैं। तो उन शायर को लिखिए जरा सा कि आपके बेटे और आपकी बहू जो रिया चक्रवर्ती को पिक करने के लिए गई थी मौर्या के घर पे, डिनो मौर्या के घर पे, तो जरा आप बाहर आइए, कुछ शायरी लिखिए इसके ऊपर भी, कुछ मर्माहत करने वाली शायरी लिखिए दिशा की के बलात्कार के ऊपर और दिशा की हत्या के ऊपर। ये क्यूबाइव नेटवर्क आपसे गुजारिश कर रहा है कि माननीय जया बच्चन जी, हाथ जोड़ करके कि माननीय जया बच्चन जी, पहला फोन माननीय जावेद अख्तर को कीजिए कि जावेद अख्तर साहब कुछ बाहर निकलिए और आप दर्द भरे कुछ शायरी लिखिए ताकि इस देश में आंदोलन हो और दिशा के पिता को न्याय मिले। सबूत सारे हमने रख दिए हैं। सबूत चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि दिशा की बर्बरतापूर्ण तरीके से बलात्कार और उसके बाद हत्या हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ये कहिए कि भाई अब तो अदालत का आदेश आ गया। अभी तक तो मान लीजिए आप कह सकते थे कि नहीं नहीं पॉलिटिकल पोस्टरिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है। अरे भारतीय जनता फंसा नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, उल्टा मैं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा रहे हैं, कुछ छुटभइये नेता, बड़े नेता नहीं, छुटभइये नेता जो हैं वो बचाने के धंधे में लगे हुए हैं। तो आप ये मत समझिए कि बीजेपी उनसे बदला ले रही।
बदला आप ही के मुंबई में आप ही के जो लोग हैं वही लेंगे। हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम आपसे सिर्फ न्यायपूर्ण व्यवहार करने की मांग कर रहे हैं। पहला फोन कीजिए माननीय जावेद अख्तर साहब को, बूढ़े हो गए हैं, आप उनको फोन। दूसरा फोन करिए माननीय गुलजार साहब को, वो भी बूढ़े हो चले हैं, 90 के वो भी हैं, लेकिन गुलजार साहब को भी फोन कर सकते हैं, बड़े रसूखदार हैं आज भी। गुलजार साहब की बड़ी इज्जत है। अब वो कहें कि वो इन पचड़ों में नहीं पड़ेंगे, क्यों नहीं पड़ेंगे पचड़ों में? तो दूसरा फोन करिए आप माननीय गुलजार साहब। तीसरा फोन करिए 4 विवाह करने वाले, अभी चौथी है कि तीसरी पर उन्होंने कर ली है। अब तीसरी का तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, चौथी पांचवी पता नहीं कितनी होगी। खैर उनको तो खैर सरिया या उनका कानून ही उनको कहता है कि 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। तो चौथा फोन कर दिए माननीय आमिर खान जी। पांचवा फोन करिए आप माननीय शाहरुख खान जी। छठा फोन कीजिए माननीय सैफ अली खान। और सातवां फोन करिए, कहिए कि आपकी तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, फिर भी कोशिश कीजिए कि आप निकलिए बाहर। अगर नहीं इन्वॉल्वमेंट है तो आइए बाहर, जरा बताइए। सलमान खान। और ये अख्तर के बेटे को, फरहान को भी फोन करें। और उसके बाद आपको मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद आप करिए फोन माननीय शरद पवार। इसके बाद आप करिए फोन राहुल गांधी को। इसके बाद आप कीजिए फोन प्रियंका गांधी। इसके बाद आप फोन कीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी को, हेमंत सोरेन की पत्नी किरण सोरेन, उनको बुलाइए। उसके बाद आप फोन करिए सुनीता केजरीवाल को और माननीय केजरीवाल। उसके बाद आप फोन करिए भगवंत जी मान को। और उसके बाद आप फोन करिए ममता जी बनर्जी को। और तब जाकर के आप फोन करिए एम के स्टालिन को, उनके पुत्र उदयनिधि मारन को। इतने लोगों को आप फोन कीजिए। फिर फोन करिए तेजस्वी जी को भी, लालू जी के पुत्र को। अखिलेश जी की पार्टी से आप स्वयं हैं, अखिलेश जी को भी आप फोन करिए। और सबको फोन करके कहिए कि साहब बॉलीवुड पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सुशांत जैसे एक्टर के जाने के बाद लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, लोग फिल्मों को नहीं देख रहे हैं, लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया है। जो एग्जिस्टिंग एक्टर्स हैं उनके ऊपर लोगों को अब कोई भरोसा नहीं है। उनकी एक के बाद एक फिल्में तो आ रही हैं, लेकिन सारी फिल्में डस्टबिन में जा रही हैं, लोग देखने को तैयार नहीं। तो लोगों का जो ये विश्वास खत्म हो गया है बॉलीवुड पे, उसे बहाल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। बजाय इसके कि सरकार को गाली गलौज करके, आपको जो मैंने ये तरीका बताया है कि इन सबको फोन करके बोलिए कि हम सबको मुंबई पुलिस कमिश्नर से और मुंबई के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर फडणवीस साहब, देवा भाऊ से ये अपील करनी चाहिए कि आप फौरन, जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि एफआईआर होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ इसका रिप्लाई करिए। तो ये तो बहुत बड़ा आधार है आपके पास। मैं किसी पुलिस की, मलबानी पुलिस स्टेशन में चला गया, रिपोर्ट ले लिया, उस पर मैं नहीं कह रहा हूं फोन करने के लिए, नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अदालत के ने आदेश आ गए हैं, अदालत को आप सम्मान देती हैं या नहीं देती? अदालत को निश्चित रूप से आप सम्मान देती हैं। मैं ऐसा मान नहीं सकता हूं कि आप अदालत को सम्मान नहीं देती हैं। आप अदालत के पक्ष में खड़ी नहीं हो सकती, हो सकती। फिर आपको जिन जिन लोगों को मैंने कहा है फोन करने के लिए, उन्हें फोन करिए। कोशिश कीजिए कि ऐश्वर्या राय जी को भी फोन करें, क्योंकि वो मिस वर्ल्ड की हैसियत से, एक बड़ी एक्ट्रेस की हैसियत से आ सकती हैं। बाकी सबको फोन करिए, नई नई जितनी एक्ट्रेस हैं, रणबीर कपूर को भी फोन कीजिए, रणधीर कपूर को भी फोन कीजिए। आप उनको फोन करिए, दीपिका पादुकोण को, और रणबीर की पत्नी को भी फोन कीजिए, गंगूबाई को। गंगूबाई को भी फोन करिए, उनको भी करना चाहिए आपको। इन सबको फोन करके आप एक जगह मुंबई में इकट्ठा कीजिए। और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में जगह भी बताता हूं आपको, गेटवे ऑफ इंडिया या आजाद मैदान,
इन दोनों जगह इकट्ठा करके सबको कहिए कि चलें आप हम सभी मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास और पूछे मुंबई पुलिस कमिश्नर नए देवेन भारती जी से कि आप सतीश साल्यान को न्याय कब देंगे, दिशा के पिता को न्याय कब मिलेगा। अगर एसआईटी गठित हो गई 2 साल पहले तो वो जांच क्यों नहीं की। जया बच्चन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप ये सवाल पूछिए मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर देवेन भारती जी से कि देवेन भारती जी ये बताइए कि जब सतीश साल्यान अपने वकील के साथ आपके पास आए थे पुराने मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर से मिलने के लिए, तो विवेक फणसलकर ने मुलाकात क्यों नहीं की। आप जया बच्चन ये पूछिए कि परमवीर सिंह का बेटा रोहन सिंह डिनो मारिया के साथ दोस्ती में क्या क्या गुल खिला रहा है। आप पूछिए कि मेरी बेटी श्वेता बच्चन कहां किस पार्टी में जाती है, कौन सा नशा करती है, ये भी जरा अपनी बेटी से पूछिए। खैर नहीं पूछिएगा, बड़ी प्यारी है आपकी बेटी। आप हर हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे ही होते हैं, आपने भी आपको भी प्यार करना चाहिए। मैं उस पर कोई राय देने वाला नहीं, लेकिन मेरा यह हक है, जिस मजबूती से जया बच्चन पार्लियामेंट में सरकार को घेरने का काम कर रही थी, उसी मजबूती से आज मैं जया बच्चन और अमिताभ बच्चन से पूछूं, कहां छुप गए हैं, किस पर्दे की ओट में अपने दोस्त से दोस्ती निभा रहे हैं जो फरार हो गया है, लंदन का रुख कर लिया है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से ये पूछिए कि भाई आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आप बोलिए, नहीं तो बॉलीवुड तबाह हो चुका है, बॉलीवुड के ऊपर से भरोसा सबका खत्म हो चुका है। गुलजार से पूछिए, जावेद अख्तर से पूछिए, शबाना आजमी को भी फोन करिए, बड़ी एक्टिविस्ट है शबाना आजमी जी, बड़ी बेबाकी से राय रखती हैं, तो उनको भी फोन कीजिए, सलीम जी को भी फोन कीजिए, अमिताभ सलमान जी के पिताजी को, और सलमान जी की जो दूसरी मां हैं उन्हें भी फोन कीजिए, माननीय हेलन जी को। जितनी अदाकारें पुरानी हैं अभी जो जिनके स्वास्थ्य ठीक, मुमताज जी का मैंने देखा कुछ दिन पहले, उनके भी स्वास्थ्य बड़े अच्छे हैं, उन सबको फोन करके सबको बुलाइए कि इतना बड़ा केस हो गया, एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, झूठा आईवॉस किया, मुंबई पुलिस उसमें शामिल, सिस्टम उसमें शामिल, सचिन बाजे उसमें शामिल, परमवीर सिंह उसमें शामिल, मुख्यमंत्री शामिल, मुख्यमंत्री का बेटा शामिल, लेकिन जया बच्चन नहीं ये करेगी काम, ये सवाल नहीं पूछेंगी, अमिताभ बच्चन जुबान नहीं खोलेंगे, शाहरुख खान जुबान नहीं खोलेंगे, आमिर खान रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में जाएंगे, बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करेंगे, सुष्मिता सेन रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में जाएंगी, ऐसे धूर्त, ऐसे बेईमान, ऐसे भ्रष्ट फिल्मी स्टार के खिलाफ भारत ये वचन लेता है भाया क्यूवाइब नेटवर्क कि ऐसे भ्रष्ट अदाकारों के खिलाफ पूरा भारत खड़ा है और ऐसे बॉलीवुड को ध्वस्त करने के लिए पूरे भारत ने वचन ले लिया है। इसलिए जया बच्चन आप कभी नहीं बोलेंगी, क्योंकि आप पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए। जया बच्चन जी, हिम्मत है तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिस जिस जोर जोर से बोलती थी पार्लियामेंट में, हिम्मत है तो क्यूवाइब नेटवर्क पर कभी आइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए और फिर अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप सदन में रहने लायक हैं या नहीं हैं, आप बॉलीवुड में रहने लायक हैं या नहीं है। एक एक्टर की मर्यादा सिर्फ ये नहीं होती है कि एक्टिंग हो जाए, एक एक्टर को निर्भीक भी होना पड़ता है, भीड़ू नहीं, ऐसे कायर नहीं जो पहले पर्दे पर तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, मोरल की बात करेंगे, और रियल जीवन में, रियल लाइफ पर अलग
और रियल लाइफ अलग। रियल लाइफ में सारे तरह के झूठ, सारे तरह के फ्रॉड करते रहें और लोग आपको इज्जत बख्शते रहें, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आप जैसे अदाकारा को, आप जैसे एक्टर को पूरी तरह से एक्सपोज किया जाएगा पब्लिक डोमेन में, और इसीलिए मैंने आपको दोबारा एक्सपोज करने का मन बनाया। आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी फिल्मी दुनिया का, उस बॉलीवुड का एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ जो ये कहे कि दिशा के पिता को न्याय मिलना चाहिए। बेशर्मों की फौज, निर्लज्जों की फौज, वो पार्लियामेंट में आकर के कहें कि भारत सरकार बॉलीवुड को तबाह कर रही है। शर्म आनी चाहिए जया बच्चन जी आपको। अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत है तो आइए क्यूवाइब नेटवर्क के सवालों का जवाब दीजिए कि अभी भी मौन क्यों है? क्यों नहीं आप कह रही हैं कि सतीश साल्यान के को न्याय मिलना चाहिए? अगर एक बेटी के पिता एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, इतना ही तो मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। इसके भी समर्थन में खड़ा होने के लिए बॉलीवुड का कोई सितारा खड़ा नहीं हुआ। अरे करण जौहर से तो हम अपेक्षा नहीं रखते, सलमान खान से तो अपेक्षा नहीं रखते, और गुलजार साहब से तो रखते हैं, जावेद अख्तर साहब से तो रखते हैं। हर जगह जाकर के यकरंगी मोदी के खिलाफ अगर कुछ बोलना है तो ये पूरा कॉकस इकट्ठा हो जाएगा और सेकुलर बैंड बजाने लगेगा। मोदी के खिलाफ कुछ भी अगर बोलना है ना, ये पूरा का पूरा कॉकस खड़ा हो जाएगा, उस पर शेरो शायरी, वो जश्न रेख्ता शुरू हो जाएगा। जश्न रेख्ता, तो जश्न रेख्ता में आकर के शेरो शायरी शुरू हो जाएगी इस पूरे बैंड की तरफ से। लेकिन दिशा के लिए एक शब्द नहीं निकलेगा इस बैंड की। पूरे बॉलीवुड को इन मक्कारों ने, इन झूठों ने, इन बेशर्मों ने, इन निर्लजों ने तबाह किया है। इन स्वार्थी लोगों ने, जो निहायत स्वार्थ के साथ चलने वाले हैं, और स्वार्थ नहीं, धूर्त भी हैं। ये अब राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए अपने अपोनेंट को भी पहचानते हैं, उनके खिलाफ मुखर भी होंगे, जहां उनको कुछ बोलना होगा बोलेंगे भी। ये है इनका नजरिया। हमारे दर्शकों, ध्यान से देख लीजिए इनके चरित्र को, इनकी धूर्तता को, इनकी मक्कारी को देखिए। एक बेटी के बाप को न्याय दिलाने के लिए ये लोग नहीं निकल सकते, लेकिन मोदी को गाली देने के लिए 24 घंटे हाजिर हो जाए, 24 घंटे हाजिर हो जाए। शायरी भी निकलने लगेगी, कैंडल मार्च भी होने लगेगा। अगर हिम्मत है जया बच्चन, तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर जरा कैंडल मार्च निकालिए, इन लोगों को साथ में लेकर के निकालिए। ये ध्यान रहे, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है हमारे लिए, ये इस देश का विषय है। देश की बेटी न्याय मांग रही है, देश की बेटी को न्याय दिलाने की उन माफियाओं के खिलाफ क्यूवाइब नेटवर्क खड़ा है और ईमानदारी से लड़ रहा है। इसमें हम आप सबका साथ मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं आएंगे। हमें मालूम है कि आप लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना बैंक बैलेंस प्यारा है। हर काम स्वार्थवश, हर काम जिसमें खुद का लाभ, वही काम करना। स्वयं का लाभ, स्वयं में अगर थोड़ा सा नुकसान तो अनकंफर्टेबल हो जाना है। स्वयं के लाभ सबसे पहले, दुनिया के लाभ बाद में। दुनिया को न्याय बाद में मिले कोई दिक्कत नहीं, पहले अपने लाभ की बात कर लो, पैसे की बात कर लो, रोकड़े की बात कर लो। सिर्फ पैसे के लिए ये लोग बिकने वाले लोग हैं, पैसे के लिए बिकने वाले लोग। इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हिम्मत है तो सवाल का जवाब दीजिए। मैं क्यों नहीं आपके ऊपर आरोप लगाऊं कि आप बेशर्म हैं? मैं क्यों नहीं आपके ऊपर आरोप लगाऊं कि आप निर्लज्ज हैं? मैं क्यों नहीं आपके ऊपर आरोप लगाऊं कि आप निहायत स्वार्थी हैं? मैं क्यों नहीं आरोप लगाऊं कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं, बताइए। ये सवाल पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन इन सवालों में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो ये छुपने का धंधा बंद कीजिए। क्यूवाइब नेटवर्क आप लोगों को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है, आगे भी करेगा। मित्रों, इनके भरोसे हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम तो सिर्फ इनकी असलियत आपके सामने लाना चाहते थे, हम ले आए। आप भी अपने कान और नाक खोल करके रखिए।
ऐसे लोगों से होशियार रहिए, ऐसे लोगों के फ़िल्मों को आप चलाएँगे, नहीं चलाएँगे ये आपका प्रेरोगेटिव है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।